नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे इस शैक्षणिक अभियान को गति देने के लिए आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन करें। एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हम आपका परिचय करा रहे हैं कोटा की एक ऐसी महिला का जिन्होंने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने पति को न सिर्फ किडनी डोनेट की, वरन इस समय वो कैंसर से भी जूझते हुए पूरे उत्साह और मनोबल के साथ अपना जीवन यापन कर रही है। ये हैं, वैसे रिश्ते में मेरी ये छोटी बहन लगती हैं, मेरी कजिन है और मूलतः बीकानेर की रहने वाली हैं, रीना जारोली। रीना, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, ये जीवन सुख दुख और चुनौतियों का पर्याय है। जीवन में न जाने किस समय कौन से संकट आ जाते हैं, किस समय कौन सी चुनौतियां आती हैं, और हमारे लिए यह आवश्यक है कि उन सारी चुनौतियों का, संकटों का हम उसी भावना के साथ, उसी मनोबल के साथ सामना करते रहें, क्योंकि यदि हम टूट गए, अवसाद में आ गए, तो परिवार के अन्य सदस्यों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। रीना का बचपन बीकानेर से गुजरा। पढ़ाई में हमेशा ये अव्वल रही, विज्ञान की विद्यार्थी रही और रसायन शास्त्र में अपनी एमएससी की। फिर एक ऐसा दौर आता है जो मुझे लगता है हर युवक युवती के जीवन में इस तरह के अवसर आते हैं, ये प्रसंग आते हैं कि जब वे विवाह बंधन में बंधते हैं और एक अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। विवाह के बाद वे कोटा आती हैं, एक समृद्ध जारोली परिवार, खुशहाल जारोली परिवार, जहां उन्होंने अपने जीवन के अगले पड़ाव को शुरू किया और विवाह बंधन में बंधती हैं अशोक जारोली से, जो स्वयं एक कुशल व्यवसायी थे। एक व्यवसायी होने के साथ साथ, उद्यमी होने के साथ साथ, क्योंकि मेरा उनसे कई बार मिलना हुआ, अक्सर अकादमिक कार्यों से मुझे कोटा जाने का मौका मिलता रहा, वे रिश्तों की अहमियत को समझते थे। खुशहाल जीवन में, पर्यटन में, उन सभी में उनकी रुचि थी, खाने पीने के शौकीन थे। उनके साथ उनका विवाह होता है और जीवन की गति बहुत बढ़िया चल रही थी। 2 बच्चे, निखिल और जिनी, सलोनी जिसका नाम है, उन्हें भी उन्होंने खूब पढ़ाया और अपनी तकनीकी और प्रबंधन की शिक्षा के माध्यम से वो दोनों बच्चे अपने अपने क्षेत्रों में आज कार्य कर रहे हैं। तो जीवन में सुख और दुख आते हैं और एक ऐसा समय आया जब ये चुनौतियां शुरू होती हैं। तो आइए इस पूरी कहानी और रीना के उस पूरे दौर को हम समझते हैं उन्हीं की जुबानी। तो रीना, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बचपन की। बीकानेर में जिस तरह से आपने पढ़ाई की, किस तरह से विज्ञान का विषय लिया, तो वो जो एक पढ़ाई लिखाई की आपकी इच्छा शक्ति थी, जो कुछ आप उस समय महसूस करते थे, एक युवती के रूप में जो कुछ आपके सपने थे, आशाएं थी, तो आज जीवन के इस मोड़ पर जब आप कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जूझ रही हैं, हम उन पुरानी यादों की ओर आपको ले जा रहे हैं। तो आप अपने कुछ उस बचपन और जो पढ़ाई आपने की उसके बारे में अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। मेरा बचपन और एजुकेशन पूरी बीकानेर में रही। मैंने महारानी स्कूल और एमएस कॉलेज से ग्रेजुएशन वगैरह किया। उसके बाद मुझे था कि मेडिकल लाइन में जाना है, लेकिन मेरा हुआ नहीं उसमें। फिर मैंने केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चुना और उसमें मैंने एमएससी डूंगर कॉलेज से किया। उसमें मैं कॉलेज में फर्स्ट रैंक थी और यूनिवर्सिटी में मेरी 7th पोजीशन थी। वहां से जब मैं यहाँ उसके बाद शादी हो गई और फिर मैं आई, तो यहाँ जॉइंट परिवार था, तो मुझे जॉब करने का नहीं था। लेकिन ये है कि मुझे साइंस लेने से काफी कुछ अनुभव हुआ
और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तो जैसा आपने सुना कि एक विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हुए उन्होंने एक संयुक्त परिवार में उनका विवाह होता है और परिस्थितियां ऐसी नहीं बन पाई कि वो अध्यापन या और किसी प्रकार के रोजगार को स्वीकार करें, लेकिन अपने उस परिवार में बच्चों की परवरिश में उन्होंने अपना समय बिताया। तो रीना, मैं ये जानना चाहूंगा कि लगभग 15 वर्ष पहले एक अचानक परिवार में स्वास्थ्य संबंधी चुनौती आती है, जब आपके पति अशोक जारोली जी अचानक अस्वस्थ होते हैं, उनकी किडनी में कुछ समस्याएं होती हैं। तो निश्चय ही ये क्षण बड़े भावुक हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आप कुछ वो बताएं किस तरह से ये जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है ये शुरू होती है और फिर अंततः आपको किडनी डोनेट करने का, जब एक किडनी को ट्रांसप्लांट करने की नौबत आती है, जब डॉक्टर्स ने ये सलाह दी, तो उस समय की किस तरह की परिस्थितियां थी, किस तरह से आपने अपने आप को भावनात्मक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनको संतुलित करते हुए इस निर्णय को लिया। तो पहले बात करेंगे अपन उस बीमारी की शुरुआत की परिस्थितियों की और किस तरह से आप कहाँ गए और किस तरह से चिकित्सकों के साथ आपके संवाद हुए और वो कौन सा किस तरह का दौर था। इनको एकदम से अचानक बीपी बढ़ गया था और बीपी के साथ साथ डायबिटीज भी हो गया। तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है और चक्कर आने लग गए। फिर हमने यहाँ दिखाया, उसके बाद समझ में नहीं आया। फिर हम लेडी रतन टाटा बॉम्बे गए, डॉक्टर कृपलानी को वहाँ दिखाया। वहाँ दिखाने के बाद 3-4 साल तक वहाँ इनका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद एकदम से अचानक इनकी रिपोर्ट्स बढ़ती गई और क्रिएटिनिन जो है 13 हो गया। तो उन्होंने बोला कि अब 2 ही ऑप्शन है अपने पास, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। तब मुझे भी इतना समझ नहीं था कि ये सब क्या होता है। तो ठीक है, डायलिसिस चालू हो गया इनका वहाँ। और मुझे जब यहाँ लोग बाग कहते थे कि उसने ब्रेन डेड हो गया तो ये डोनेट किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचती थी यार, मरने के बाद क्या डोनेट करना, जीते जी करो तो उसकी बात अलग होती है। मैं जो भी कहता था ना, मैं कहती कौन सी बड़ी बात है, जीते जी करते हैं उसकी बात अलग होती है। यही मेरे को पता नहीं था कि आगे मुझे यही फेस करना है। उसके बाद हमने वहाँ डायलिसिस कराया और वो बोले अब ये तो करवाना ही पड़ेगा, अब आप निर्णय ले सकते हो। तो हमने कैडेवर में भी नाम लिखाया, अब वही कि देगा कौन किडनी। उसके बाद फिर हम कोटा आ गए। यहाँ जब मैंने डायलिसिस चालू कराया सुधा हॉस्पिटल में, तो वीक में 2 बार होता था, तो पूरा दिन वहीं मेरा हो जाता था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बेकार हो गया कि लेके जाना और वेदना कितनी हो रही है। तो मैंने कहा अपन तो वहाँ चलते हैं, गुजरात नडियाद हॉस्पिटल। नडियाद गए थे किडनी हॉस्पिटल में, तो वहाँ किडनी का ही हॉस्पिटल है। तो वहाँ डॉक्टर शिशिर गंग करके उनसे मिले, तो उन्होंने भी ये बोला कि 2 ही ऑप्शन है कि या तो ट्रांसप्लांट या डायलिसिस, और ट्रांसप्लांट करा दो तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मेरे को एकदम वो हुआ कि यार वही बात मेरे को हो लग रही है कि जीते जी अंगदान करो वो बात अलग है, बढ़ने के बाद तो क्या करना। उस समय मेरा वजन 85 केजी था। डॉक्टर ने कहा कि आप नहीं दे सकते, आपका बीएमडब्ल्यू बहुत ज्यादा है, तो आपको वेट कम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है करेंगे। तो मैंने 15 किलो वजन कम किया और मैं पूरा 8-9 महीने वहां रही इनको लेकर के। और दिन रात बस वही वॉकिंग करना, डायलिसिस कराना और ये सब मेरा चलता रहा और मेरा वजन जो है 75 आ गया। उसके बाद मेरी सारे ब्लड टेस्ट हुए और एक एक करके मैं सब में क्लियर होती गई। तो लास्ट जो HLA था वो भी मेरा क्लियर हो गया। तो मेरे को बहुत अच्छी मिली। मैंने कहा यार, किसी को अपन डोनेट करते हैं तो उस इंसान को देख करके जो खुशी होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो मैंने अपना पूरा मन को पक्का कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। और परमिशन लेने के लिए पियर वालों से, ससुराल वालों से सबसे लेने पड़ी। तो वहाँ सब लेटर वगैरह भेजे, सब रोने लग गए, लेकिन मेरा निर्णय मजबूत था तो सबको हाँ करनी पड़ी। उसके बाद सारे मेरे डॉक्यूमेंट बने और मुझे पोजीशन में तारीख मिली। ये भी एक संयोग की बात की
उस दिन शायद भगवान का जन्म भी था। और उस दिन मेरे को 15 सितंबर 2015 की तारीख मिली। तो ये बोले मैं तो करवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमने वो डेट डिसाइड कर ली और हमारा हो गया ट्रांसप्लांट। हालांकि उसके बाद इनको काफी तकलीफें हुई कि कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, लेकिन मैं सोचती थी जितना दुख देना है भगवान को दे, मैं सहन करूंगी। और ये एक बार ये खड़े हो जाएंगे तो मुझे परिवार वालों को दिखाना है कि भाई ये ठीक हो गए। ये इनका भी मनोबल काफी मजबूत था। ये इतने अच्छे हो गए। उसके बाद हम दुबई भी घूमने गए। दुबई घूम के आए, 8 दिन दुबई घूम के आए। गाड़ी वाली सब ड्राइव कर लेते, पिक्चर जाते, मुझे घुमाने ले जाते। और मुझे तो कोई तकलीफ, डोनर को कोई भी तकलीफ नहीं होती है। हालांकि ये भ्रम बना हुआ है लोगों में, बाकी डोनर को कोई तकलीफ नहीं होती है। इनको 10 दिन रखा था हॉस्पिटल में और मुझे 5 दिन बाद छुट्टी मिल गई थी। और फिर 1.5-2 महीना और वहां रहे। उसके बाद हम कोटा आ गए। फिर हमारी नॉर्मल लाइफ हो गई। और देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि चलो अब बच्चों के साथ ये भी खड़े हैं। लेकिन रीना, जिस समय ये निर्णय लिया तुमने कि मुझे किडनी डोनेट करनी है, उस समय तुम जीवन के चौथे पांचवें दशक में थी, बच्चे भी छोटे थे और पूरा जीवन सामने था। उस समय कहीं कहीं कोई विचलित हुए हो या विश्वास डगमगाया हो? कभी कुछ इस तरह का फील हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे पता था कि एक किडनी काम करती है, दूसरी सरप्लस होती है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, वजन में कम कर लूंगी, कर ही लिया था मैंने। पर मैं बिल्कुल, मतलब मेरे को डर ही नहीं लगा। मैंने कहा बेहोश होने के बाद कुछ भी निकाले ना, मुझे क्या करना। पर मेरी ये शुरू से इच्छा थी कि देना है तो जीते जी अंगदान देना है। अभी भी मेरी भावना है कि मैं बॉडी डोनेट करूंगी। फॉर्म भरने की सोचती हूँ मैं कई बार कि फॉर्म भर दूंगी कि बॉडी डोनेट। वो जीवन का अंतिम सत्य है, किसी न किसी को एक दिन जाना ही है, क्योंकि अमरता का ठेका तो कोई लेकर के आया नहीं है ना। अभी कुछ समय पहले दुनिया ने वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी सेलिब्रेट किया है और उसके पीछे मूल भाव यही था कि हम जागरूकता पैदा करें, कि समाज में जागरूकता आए, है ना। जीते जी और मृत्यु के बाद दोनों परिस्थितियों में हम अपने जो शरीर के अंग हैं वो दे सकते हैं। तो ये जब आपने निर्णय लिया तो उसमें अशोक जी का क्या कहना था? जब आपने नहीं, उनसे ये कहा होगा कि मैं अपनी किडनी डोनेट दे रही हूँ, तो उस समय तुरंत रिएक्शन क्या था उनका? उनको थोड़ा सा लगा कि ये बेचारी देगी, कि इसका आगे क्या होएगा। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हो तो मैं हूँ, नहीं तो मेरा आगे क्या है। और उस समय मेरी रोबोटिक सर्जरी हुई थी, कोई करवाता नहीं था क्योंकि सब डरते थे। और मेरी क्या है, मसल्स बहुत ज्यादा थी, वजन ज्यादा था। डॉक्टर ने बोला रोबोटिक होगी, या जो होगा करो। इनको थोड़ा लगा था, पर मैंने इनको कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सब ठीक हूँ मैं। और निर्णय ले लिया, इनको एकदम तैयार किया। उसके बाद मैंने सारे टेस्ट करवाए और सब में मैं क्लियर होती गई और मैंने निर्णय ले लिया। अच्छा, रोबोटिक सर्जरी और जो सामान्य सर्जरी थी उनमें क्या फर्क है? उसमें फर्क ये है कि मेरे मसल्स ज्यादा थे। डॉक्टर बोला कि अगर हम किडनी निकालेंगे तो इतने डॉक्टर को हटाना पड़ेगा आपकी मसल्स कि आपको इन्फेक्शन का डर रहेगा। और रोबोटिक में क्या होता है, रोबोट जो होते हैं वो अपने आप ही करते रहेंगे। हालांकि मैं जब अंदर गई तो मुझे को बेहोश नहीं हुई थी। जब मैंने देखे तब तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैंने क्या निर्णय ले लिया, अब तो तलवार गले पे आ गई है। पर फिर मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। तब मुझे डर लगा था, बाकी तो मुझे एक क्षण भर भी नहीं लगा कि। जब 5 दिन बाद जब अस्पताल से छुट्टी मिली, तब किस तरह की फीलिंग रही? आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई चुनौतियां आई, कोई समस्याएं आई, या कुछ अपना भी, रूटीन का जीवन आप जीते रहे? रूटीन का जीवन, कोई दिक्कत नहीं। और अशोक जी की खुद की क्या स्थिति रही जब ट्रांसप्लांट किया? उसके बाद उनका स्वास्थ्य जो इनकी प्रारंभिक वर्ष थे उनमें किस तरह का रहा? इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो इनको 10 एक दिन ज्यादा रहना पड़ा। फिर डॉक्टर ने मुझे परमिशन दे दी थी कि आप अंदर आ सकते हो, इनके पास बैठ सकते हो, बाकी वो जाने नहीं देते हैं। तो मैं 8-10 दिन इनके पास चली जाती थी दिन में। बाकी मेरे को कोई भी परेशानी नहीं थी। अच्छा, जैसा आपने बताया अभी कि लगभग साल भर आपको गुजरात में रहना पड़ा, 8-9 महीने ट्रीटमेंट और उसके बाद भी रहे,
तो लगभग अपन माने कि एवरेज आप साल भर तक वहां रहे। तो उस बीच में बच्चे कोटा में थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उन सारी व्यवस्था को किस तरह से मैनेज किया? बच्चे कोटा में नहीं थे, जॉनी तो उसकी डिग्री पूरी हुई थी, जॉब करता था, तो उसको भी हमने कहा नहीं कि तेरे को आना है या नहीं आना, लेकिन उसने अपना मानस बना लिया कि पापा मैं अब आपके यहीं आ रहा हूँ कोटा। वो अपना सामान सारा पैकअप करके इधर आ गया, और सलोनी का हमने एडमिशन तब करवाया था हिंदुजा कॉलेज में। तो निखिल बोला कि भाई इसका क्यों भविष्य खराब कर रहे हो, मेरी तो डिग्री हो गई है, तो इसको वहीं रहने दो, इसको पढ़ने दो वहाँ। तो इन्होंने कहा ठीक है चल इसको पढ़ने देते हैं और तू आ जा। फिर वो यहाँ रहा, और हमारी जो है मदर इन लॉ वो काफी बोल्ड है, मतलब इतनी अच्छी लेडी है। और हमारे जो केयर टेकर है मोहन, वो हमारे पास 20 साल से रह रहा है। उसको सब सिखा दिया था, कैमरे वैमरे सब लग रहे थे, लगवा दिए थे, और सब उसको बोल दिया कि तेरे को ये सब ध्यान रखना है, हम तो अब साल भर तक नहीं आएंगे। तो वही मैनेज करता था। एक तरह से परिवार के हर सदस्य को आपने मजबूती प्रदान की कि इस चुनौती के उसमें सब लोग आपके साथ खड़े रहें। लेकिन एक चीज और जानना चाहूंगा, जब आपको किडनी ट्रांसप्लांट करने की परमिशन मिलती है डॉक्टर्स के माध्यम से और आपने परिवार से परमिशन ली, तो उसमें किन किन की परमिशन लेनी आवश्यक थी? उसमें अपने मम्मी, भाई, बहन और अच्छा, मदर इन सभी लॉ सदस्यों की सबकी। परमिशन जरूरी है? उसके बाद एक मीटिंग होती है जिसमें काफी बड़े डॉक्टर्स होते हैं, और उसमें बुलाया जाता है, मुझे बुलाते हैं, और भी कोई रिलेटिव है। वो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप क्यों डोनेट करना चाहते हो, इनके भाई बहन है, उनकी ज्यादा मैच करेगी। लेकिन अब आपको पता ही है कि जैसा आजकल पारिवारिक रिश्ते हो गए हैं, जो भाई देखने तक नहीं आया तो वो क्या किडनी डोनेट करेगा। तो फिर निखिल ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि हम कोई भी नहीं परिवार में, मम्मी ही कर सकती है काम। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, चलो हम पास कर देते हैं, और फिर उन्होंने डेट सैंक्शन कर दी। अच्छा, तो ये जो सब पारिवारिक चुनौतियां थी, तो भावनात्मक रूप से कैसे अपने आप के मनोबल को बनाए रखा? क्योंकि कहना बहुत आसान है, और जब जिस पे गुजरती है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संकट है। तो उस समय क्या आप मेडिसिन तो ले ही रही हैं, कहीं कोई आध्यात्मिक, जैसा कहा तुमने कि पर्युषण का वो दौर था, और जैन धर्म में जो लोग जैन दर्शन को समझते हैं, अनुसरण करते हैं, वो जानते हैं कि पर्युषण की अपनी बहुत महत्ता है, और ये जो 8 दिन का समय है जैन धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये भी एक संयोग है कि पर्युषण में यह मौका मिला। तो क्या कोई आध्यात्मिक या उस तरह का चिंतन, तो कैसे अपने आप को मजबूती प्रदान की उस दौर में वहां रहते हुए? बस पता नहीं मेरे को, मैं जब हंसती थी ना कि मरने के बाद क्या डोनेट करना, मरने के बाद क्या, तो सब जने कहते तुम ऐसे क्यों बोलते, करके तो देखो। मैं कहा मैं तो करूंगी तो जीते जी करूंगी। बस मेरे मन में यही भावना बस बैठ गई थी कि जीते जी करना है, जीते जी करना है। बस वही मेरे को बस मजबूत बनाता गया। अच्छा, चिकित्सकों का किस तरह का व्यवहार रहा जब उन्होंने कहा कि पत्नी पति को डोनेट कर रही है, तो उनके एक्सप्रेशंस किस तरह के थे? उसमें क्या होता है कि अगर परिवार का सदस्य देता है तो हम्म। उसका मैच 50% से ज्यादा हो जाता है। और ये तो संयोग की बात है कि मेरा हो गया, बाकी नहीं तो मैच नहीं होता है, क्योंकि हम सबके ग्रुप ओ पॉजिटिव है घर में, तो उससे काफी मैच अच्छा हो गया। बाकी परिवार के भाई बहन रहे तो अब मैं किसको बोलती, सबकी हम्म। अपनी अपनी लाइफ है, ऐसे बोल तो नहीं सकते। और फिर बोलने के बाद मुझे जिंदगी भर बच्चों को मुझे उसके एहसानों से दबना पड़े, वो मुझे पसंद नहीं था। हाँ, लेकिन डॉक्टर्स ने किस तरह का व्यवहार किया जब ये कहा कि साहब मैं डोनेट करने को तैयार हूँ? तो डॉक्टर उन्होंने काफी, एक रूटीन, उनके लिए तो वैसे रूटीन का काम है, लेकिन फिर भी उनका किस तरह का व्यवहार रहा? नहीं उनको उन्होंने बहुत प्रोत्साहित अच्छा लगा, किया? हाँ। हाँ। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने वहाँ 2-3 पेशेंटों को और तैयार किया, वो अपनी बहन को लाए थे। तो मैंने कहा यार वो भी बक गई थी, टेस्ट करा के डर गई थी। तो मैंने कहा तुम अपनी बहन को बुला रहे हो तो तुम क्यों नहीं दे रही हो अपनी, तुम अपना टेस्ट करवाओ। तो उनको भी काफी आगे बढ़ाया। तो 3-4 जने और मैंने इकट्ठे किए, ये जो होना है होएगा, ऐसे तो करके डॉक्टर भी काफी। सामान्यतः किडनी प्लांट जो अपन ट्रांसप्लांट कराते हैं, उसमें कितना समय लगता है, कितना समय वहां देना पड़ता है हॉस्पिटल में? मतलब ऑपरेशन में हाँ, पूरा जो टाइम है चेकअप से लेकर, क्योंकि 1 साल का समय तो मुझे लगता है वो कि इसलिए लगा कि इनका हीमोग्लोबिन काफी कम था, दूसरी हम्म। प्रॉब्लम आ गई थी,
बाकी 4-5 महीने में हो जाता है। और 4-5 ऑपरेशन, महीने। हाँ, ऑपरेशन में 5 घंटे लगते हैं। जो किडनी डोनर है उसको टाइम लगता है, और जो रिसीवर है वो तो 1 घंटे में बाय करके निकल जाता है। अच्छा, अच्छा। बाकी ऐसा कुछ नहीं। चलिए, तो जब किडनी 2015 में ये ट्रांसप्लांट होती है और अशोक जी मेरे ख्याल कब तक रहे वो? इनकी कोरोना की जो सेकंड वेव आई थी जिसमें ऑक्सीजन की कमी हुई थी, 26 मई 2021 में। 2021, तो लगभग उनका जीवन ये किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद 6 साल रहा। तो जो 6 साल की अवधि थी, अपन लास्ट डेज की जो बात है वो बाद में करेंगे, तो वो जो उनका 5-5.5 साल का समय था वो कैसा बीता बहुत स्वास्थ्य अच्छा, की दृष्टि से? बहुत अच्छा। क्योंकि इसी बीच में उन्होंने विवाह भी किया निखिल का, हाँ, और दीक्षा जो स्वयं बैंक में इस समय सीनियर ऑफिसर है, हाँ, तो उस समय वो, चूंकि हम लोग आए थे, मुझे ध्यान है वो बहुत सहज रूप से सारा जो दिनचर्या है और बातचीत है काम कर रहे थे। तो वो जो उनका 5-6 साल का दौर था स्वस्थ अशोक जी के रूप में, तो उसमें कुछ बताइए हमें कि किस तरह से आपने जीवन यापन किया? नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। रोज फैक्ट्री जाना, वही उनका रूटीन था। सुबह 10 बजे जाना है तो जाना ही है। फिर उनका खाना दिन में भेजना है तो भेजना है। उसके बाद ये 7 बजे आ जाते थे। कहीं मूवी जाना है तो जाओ, बाजार जाना है जाओ। कोई भी कहीं कुछ तकलीफ नहीं थी। आराम से टीवी देखना, मस्त अपनी लाइफ जी रहे थे। फ्रेंड सर्कल में जाना, बस अपना खाने पीने का ध्यान रखते थे। पानी हाँ, अलग मैं रख। वही पूछ रहा हूँ, किस तरह की प्रिकॉशंस डोनर को रखनी पड़ी और रिसीवर को रखनी पड़ी? डोनर को तो कुछ भी नहीं है। रिसीवर को बाहर का नहीं खाना होता है, और खाना हो बाहर का तो साउथ इंडियन खा सकता है, क्योंकि वो गरम गरम बनता है, या फिर दाल चावल खाओ, क्योंकि और चीज मना होती है। और बाकी पानी तो बॉईल करके, हमेशा बॉईल करके ठंडा करके फिर ही पीना है। और दवा जो थी उसके मैंने अलार्म लगा रखे थे। हमेशा दवा इनकी जेब में रहती थी, 8 बजे की, 10 बजे की। तो ये सब बातें मैं ध्यान रखती थी। अगर बाहर है तो मैं तुरंत फोन भी लगा लेती थी कि भाई अलार्म बज गया, दवा ली कि नहीं ली। यही चीजें का ध्यान सब रखना बाहर पड़ता ट्रैवलिंग वगैरह सब करते थे वो, है। सब किसी करते भी थे। काम पे जाना है, हाँ, चाहे गाड़ी चला, पारिवारिक। नीमच जाते रहते थे अपने नाना के यहाँ। गाड़ी वाड़ी खुद ही चलाते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो प्रिकॉशंस बताई तुमने, ये जीवन भर रखनी पड़ेंगी? रखो तो अच्छी बात है। अगर हम्म, मान लो कहीं पानी नहीं मिलता है, जैसे हम दुबई गए तो वहाँ हम्म, पानी नहीं था, तो भी बिस्लेरी की बोतल को अपन गर्म कर लो, रात को अच्छा। गर्म करके रख दो, सुबह ठंडा करके यूज कर लो। हम्म। जितना अपन रखेंगे उतना सेफ्टी तो है। उसके बाद जब ये अचानक जो ये कोविड की वेव आई, तो वो कोविड का प्रभाव था कोविड कि का ही वो था। कोविड के को- कारण, तो उसमें क्या इम्यूनिटी कम हो जाती है या इसका कोई? इम्यूनिटी कम थी तो सांस भरने लगी थी। जब सीटी स्कैन कराया तो उसमें थोड़ा ज्यादा आ गया था स्कोर। तो बोले थे कि उस समय क्या ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही थी, घर पे सिलेंडर तो था, लगा देते लेकिन एक सिलेंडर से काम नहीं चलता। तो हमने यहाँ उनको एडमिट करवाया, राय ली डॉक्टर से। तो नडियाद भी फोन किया, वो बोले यहाँ लाने से कोई फायदा नहीं है। परमिशन ले ली थी हमने कलेक्टर की कि भाई ले आए क्या। तो उन्होंने बोला कोई फायदा नहीं है, हम डॉक्टर से बात कर लेंगे। और यहाँ एडमिट करवाया तो ऑक्सीजन सप्लाई तो बराबर हो रही थी, लेकिन बाद में वो कर नहीं पाए सर्वाइव। चलिए, देखिए, ये भी एक विधि की विडंबना है कि एक इस भावना के साथ, मनोबल के साथ किडनी दान की, लेकिन कोविड के इस कहर ने देश दुनिया के अनेक परिवारों में एक प्रकार से ये जो दुखांतिका हैं, बहुत सारे परिवारों को झेलनी पड़ी, और प्रकारांतर से हमारा परिवार भी कहीं न कहीं इससे प्रभावित हुआ। तो लेकिन उन सारी चुनौतियों को रीना ने बड़ी बहादुरी के साथ और सामर्थ्य के साथ झेला, और फिर बच्चों पर भी पूरा ध्यान रखा, परिवार का भी पूरा ध्यान रखा। लेकिन उस कारण से वो स्वयं के बारे में शायद ध्यान न रख पाई, और कुछ समय बाद वो स्वयं कैंसर जैसी बीमारी से कहीं पीड़ित होती हैं। तो रीना, बताइए कैसे वो, क्या परिस्थितियां रही? हालांकि इस बीमारी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन किस तरह से आपको मालूम पड़ता है या अचानक ये जो संकट आता है, लगभग कब आपने ये सब महसूस किया और किस तरह की परिस्थितियों से गुजरे, इसके बारे में कुछ हमें बताएं। इनकी डेथ के बाद मुझे 8 महीने बाद हल्का सा ब्लीडिंग हुआ। तो मुझे पता चला, फिर मैं दिखाने गई डॉक्टर को। तो उन्होंने बोला मैं सही तो नहीं बोलूंगी, आप जाइए और
FNAC करवाइए। तो मैं सलोनी को लेकर गई। मैंने कहा घर पे तो बताया नहीं, क्योंकि उस दिन क्या है 31 दिसंबर 2021 की बात है। सब प्लानिंग कर रहे थे, नया साल कैसे सेलिब्रेट करना है, क्या करना है, तो सबकी अपनी अपनी प्लानिंग चल रही थी। वहाँ जब मैं गई और FNAC करवाया तो मेरा जो है पॉजिटिव आ गया। हालाँकि मुझे लग रहा था कि ये गलत है रिपोर्ट, बिल्कुल मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे को सारा काम मैं करती थी, कोई मेरे को दर्द नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी मैंने क्या है, सब कहते थे मोटे हो, तो मैंने स्कीपिंग चालू कर दी थी। डॉक्टर ने मुझे बोला कोई हेवी एक्सरसाइज करी क्या? मैंने कहा हाँ, स्कीपिंग करी थी। बोले इस उम्र में स्कीपिंग? मैंने कहा हो रही थी इसलिए कर ली। मैंने कहा 100-150 स्किप कर ली। उसके बाद फिर जब दिखाने गई तो FNAC हुआ, फिर सोनोग्राफी हुई, तो उसमें मुझे आ गया कि ये है। और फिर निखिल को, दीक्षा को फ़ोन किया कि ऐसी-ऐसी बात है, तुम क्या कर रहे हो? बोले हम यहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तुरंत घर आओ। और वो लोग आए और 1 तारीख को हम सीधा भगवान महावीर हॉस्पिटल पहुँचे, जयपुर, जयपुर जयपुर। में। हाँ, वहाँ रूपेश पोखरना से बात करी, डॉक्टर रूपेश पोखरना। उन्होंने बोला कि संजीव पाटनी है, उनसे मिल लो। वहाँ हम गए, क्योंकि इस बीमारी का भी मुझे कोई इतना आइडिया नहीं था कि भई क्या है, क्या नहीं है। तो उन्होंने बोला आपका एक ऑपरेशन होगा और बाकी तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं भी कुछ समझ नहीं पाई, हमने कहा ठीक है कर दो। तो उन्होंने मुझे एक कीमो पॉट डाल दिया, क्योंकि ये लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, तो कीमो पॉट डाल दिया और सर्जरी कर दी। बोले अब मेरा काम खत्म हो गया है, अब आगे ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल लो। और उसमें क्या है, सलोनी की एक रूममेट थी, वो भी ऑन्कोलॉजिस्ट थी, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। सलोनी ने उसको सब बताया, उसने कहा तुरंत जा और ये काम कर। वो बॉम्बे इसके साथ रहती थी और हमने जो है FNAC और सब वहाँ जाके कीमो पॉट भी लगवा लिया। और ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले तो उन्होंने बोला आपको 17 कीमो होंगे। तो हमने कहा ठीक है, जो है वो ठीक है। तो ये कीमो है, चाहो तो आप यहाँ ले लो और चाहो तो कोटा ले लो। तो हम वहाँ, तो हमको समझ में नहीं आया, ऑपरेट करा के हम आ गए। और यहाँ जो है डॉक्टर तंवर HOD है, उनकी वाइफ मेरे साथ पड़ी हुई है। तो मुझे ये भी एक बहुत अच्छी बात हो गई। तो मैं उनसे मिली, उन्होंने कहा आप तो यहाँ आ जाओ, सब मैं कर दूँगा। तो मैंने यहाँ कीमो-वीमो कराए और किस्मत की बात थी 8 कीमो रिस्पॉन्स किए, 8 रिस्पॉन्स ही किए। उसके बाद मुझे लीवर में आ गया, लीवर के बाद मुझे बोन में आ गया। तो ये सब आगे फैलता गया। पर ये निखिल, सलोनी, दीक्षा सब मुझे इतने मोटिवेट करते रहे कि शायद आज मैं यहाँ नहीं होती इस समय तक। ये मतलब कुछ नहीं हुआ मम्मी, सब ठीक हो जाओगे। फिर बाद में मुझे वहाँ लेके गए टाटा हॉस्पिटल, फिर बॉम्बे गई, वहाँ सुदीप गुप्ता, सलोनी की फ्रेंड ने बताया था, बहुत बड़े डॉक्टर है, उनसे मिली, अडवाणी से भी मिली। फिर सुदीप गुप्ता सर ने बोला ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है और मुझे आज दिन तक 27 कीमो हो गए। वो ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद क्या हुआ कि अभी जब मैं 2 जुलाई को बॉम्बे गई थी, टाटा में बॉम्बे गई, 4 जुलाई को मैं यहाँ आ गई और मुझे स्टेशन पे लगे कि मैं थोड़ा-सा गिर सी रही हूँ, इम्बैलेंस सा लग रहा था। तो आने के बाद हम यहाँ डॉक्टर के जाते ही हैं शाम को, तो हम उनके पास गए, उन्होंने बोला कि कैसा फ़ील कर रहे हो? तो मैंने कहा मुझे चक्कर से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुरंत MRI कराओ। MRI कराई तो उसमें पता चला कि सिर में क्लॉट आ गया है। अब क्या करें? बोले आपको रेडिएशन लेना पड़ेगा। तो 5 सीटिंग लेनी पड़ेगी। बॉम्बे बात करी, बॉम्बे तक तो कुछ था ही नहीं और यहाँ कहानी दूसरी हो गई। फिर मैं जयपुर गई और 5 सीटिंग रेडिएशन के लिए। वहाँ से यहाँ आई, मतलब ये हालत थी कि खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, पत्ते की तरह काँपती थी, इतने चक्कर आते थे मुझे, छोड़ दो तो गिर ही जाओ। फिर मैंने 5 सीटिंग रेडिएशन लिए, उसके बाद मेरे को थोड़ा-सा ठीक लगने लगा और उसके बाद डॉक्टर ने बोला 15 दिन बाद वापस बॉम्बे आ जाना। तो अभी मैं 8-10 दिन पहले ही बॉम्बे से आई हूँ। तो वहाँ जो है मुझे दूसरी ड्रग लिखी है, तो वो लेके आई हूँ। अब कल जो है यहाँ जाके लगवाऊँगी। देखिए, ये जीवन में एक बहुत बड़ा संकट या चुनौती कहूँ कि पति वियोग से हम उबर भी नहीं पाए थे। मुश्किल से 8 महीने, जैसा तुमने बताया, और उस पीड़ा को हम कहीं-कहीं तो हम महसूस कर ही रहे थे
और अचानक नए वर्ष की पूर्व संध्या पर, जहां लोग सब शुभकामनाएं देते हैं कि नया वर्ष आपके लिए सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन का एक तरह से संदेश लेकर आए, लेकिन विधि का विधान है और नए वर्ष के पहले सप्ताह में ही तुम्हें कैंसर जैसी इस बीमारी का से साक्षात्कार करना पड़ा, रूबरू होना पड़ा। और पिछले लगभग 3 वर्षों में, 2 ढाई वर्षों में जिस तरह की 27 कीमो कोई कम नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि बहुत स्वस्थ व्यक्ति भी शायद इसमें कहीं इतने कीमोज में टूट जाए, लेकिन जिस धैर्य के साथ, जिस संकल्प शक्ति के साथ इस व्याधि को तुम झेल रही हो, मुझे लगता है कि ये एक दूसरों के लिए भी प्रेरणा की बात है। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे ऐसे कहानी किस्से आते हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती हैं कि उस मनोबल से कैंसर जैसी बीमारियों को अनेक जो मरीज हैं उन्होंने हरा दिया। तो इन सारी चुनौतियों के बीच कहीं विजयश्री लगेगी। लेकिन जब पहली बार घर में मालूम पड़ा कि रिपोर्ट इस तरह की आई है, तब घर में, जैसा बच्चों ने तो कहा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपनी मदर इन लॉ है या और परिवार के जो लोग हैं, उनका किस तरह का रेस्पॉन्स रहा? क्योंकि ये एक के बाद एक जिस तरह के ये सूचनाएं मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को तोड़ती हैं। लेकिन कैसे अपने मनोबल को और भावनात्मक दृष्टि से अपने आप को मजबूत बनाया? उस समय सलोनी भी वर्क फ्रॉम होम था, दीक्षा का भी वर्क फ्रॉम होम था। हालांकि सब डर तो गए थे कि एकदम से ये क्या बात हो गई है, पर अब क्या करते, जो है फेस तो करना ही था। तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगाया और तुरंत हम गाड़ी लेकर के, जॉनी मेरे को लेके चले गया, निखिल, सलोनी, दीक्षा, हम सब गए वहाँ। और वहाँ जाकर के हमने ट्रीटमेंट लिया। वहाँ दीक्षा का पीयर भी वही है, तो उससे भी हमें काफी सपोर्ट मिला। क्या करते, अब इस बीमारी के बारे में कोई नॉलेज नहीं, जो डॉक्टर बताएंगे वो कर लेंगे, और तो क्या करते। और सबने बोला मजबूत रहो मम्मी, क्योंकि ऐसे रोने धोने से कोई बीमारी कम नहीं हो जाएगी भाई, अगर कम होती हो तो सभी रो लेते हैं। तो फिर मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, मैंने कहा जो होगा सहन तो मुझे करना ही पड़ेगा। सही बात है, यथार्थ से साक्षात्कार करना, ये एक तरह से हम जैसे जो भी व्यक्ति है वो अपने उस साहस के साथ ही उन परिस्थितियों को फेस कर सकता है। लेकिन अब इस मोड़ पर जो किडनी डोनर हैं या कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं और कहीं अवसाद में हैं, निराशा में हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, अगर ऑर्गन डोनेट की बात आती है तो मैं कहती हूँ कि सबको करना चाहिए। सबके मन में डर बना हुआ है, बाकी कुछ भी कहीं कोई तकलीफ नहीं होती है। आप लीवर कर सकते हो, किडनी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग डरते हैं कि अपनी क्या है कि हिम्मत ताकत कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने वाले को देखो कितना नसीब वाला है कि आपने उसको अंग डोनेट किया और वो अपनी लाइफ जी रहा है, उसके बच्चे, परिवार में सब खुश हो गए। तो मेरा तो ये मानना है कि डोनेशन में पीछे हटना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, कैंसर की बात है तो अब इसमें धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो पता है, बस वही है कि शेर की तरह सामना करो, और क्या, जो आ रहा है करते जाओ। सही है, हिम्मत और साहस से इन बीमारियों का सामना करते हुए, और परिजन जो हैं, अपने परिवार के और सदस्य हैं, उनके भी धैर्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम टूट गए तो परिवार भी कहीं ना कहीं परेशान होगा। उनके उस मनोबल को भी बनाए रखते हुए हर कदम कदम पर, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे हमारे परिवार के और बड़े सदस्य हैं, उन सबको भी हमें कहीं धैर्य रखना सिखाना होगा, प्रेरित करना होगा, चाहे आध्यात्मिक तरह से बातचीत करके और अपनी जीवन यात्रा को उसी शक्ति और सामर्थ्य के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए हमें प्रेरित होना होगा। और जो बात तुमने कही डोनेशन की, अपने ऑर्गन डोनेशन की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देश में बहुत सारे व्यक्ति इसीलिए अपनी जीवन खो देते हैं कि उन्हें समय पर वो अंग नहीं मिले। तो हम उस तरह की एक जागरूकता फैलाने की कोशिश करें। क्योंकि आज हमने रीना से बात की जिन्होंने स्वयं अपना किडनी डोनेट की और कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। और मुझे लगता है कैंसर और डोनेशन का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये तो डॉक्टर्स ने भी कह दिया होगा। तो इसका कहीं किसी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं है। तो इन वैज्ञानिक विधियों पर कहीं विश्वास रख करके
हम एक सामाजिक जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ें। तो इस अवसर पर हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि आप अपने इस संघर्ष में विजयी हों और आने वाले समय में अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने आत्मीय जनों को इसी प्रकार सकारात्मक जीवन का संदेश देती रहें। आपने समय दिया और इस धैर्य और विश्वास के साथ हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।